हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। थोड़ा सा माइनस तो ले ही लूं। सो इकोनॉमिक्स, व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक्स, इट इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ। तो जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहता है कि रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। नाउ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज सब कुछ, एवरीथिंग इज रिसोर्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग, सी इन सब में लिविंग रिसोर्स में अगर देखा जाए तो ह्यूमन जो है मेजर रोल प्ले करता है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और इनका आपस में इंटरैक्शन, दियर इंटरैक्शन, खुद से नॉन लिविंग से इंटरैक्शन, ये वही पॉइंट है जहां से स्टार्ट होता है आपका, स्टार्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज द रीजन इसके अंदर आता है जो हम लोग चीजें अभी तक पढ़े हैं। सो इंटरैक्शन, स्पेशली अगर हम लोग ह्यूमन के साथ देखें, ह्यूमन के साथ वी कैन से ह्यूमन जो है एक तरह से ह्यूमन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग समथिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, या तो ये कर रहा होगा उनमें से, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति बाय कर रहा होगा, बाइंग प्रोडक्ट। और ये सारा एक्टिविटी हो कहाँ रहा है? ये सारा एक्टिविटी हो कहाँ रहा है? प्रोडक्ट। दिस इज अकर्ड इन मार्केट। ये सारा एक्टिविटी क्या होता रहता है? मार्केट होता रहता है। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। अब हमारा फोकस कहां जा रहा है? जो बाय कर रहा है। तो जो बाय करता है, कंज्यूम करता है, वी कॉल देम कंज्यूमर। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कंज्यूमर, जब हम लोग कंज्यूमर्स पे आते हैं, वी सी कि ये बहुत ही बहुत सारे ट्रबल फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो कंज्यूमर्स बहुत वीक होते हैं, याद रखना, जनरली, ठीक है, जनरली कंज्यूमर जो है वीक होते हैं। उसका रीजन ये है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स कह लो, या फिर कह लो आप जो सेल करने वाले होते हैं, सेलर्स, दे आर यूनाइटेड। ये यूनाइट होते हैं। और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनका वीक होने का रीजन ये है, एक तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल होते हैं और नॉट यूनाइटेड। ऐसा नहीं है कि सारे कंज्यूमर एक साथ मिलकर एक जगह कहीं पे जा रहे हैं खरीदने। याद रखना, मैंने इसमें लिखा वीक, जनरली का मतलब हो गया नॉट ऑलवेज। अब जैसे मान लो एक कंट्री के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, अगर कोई ऑयल इंडस्ट्री जो है पूरे इंडिया को ऑयल बेच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग पड़ जाते हैं एज ए कंज्यूमर। तो याद रखना, हम लोग नॉर्मल जो लोग सामान खरीदते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्मॉल एंड नॉट यूनाइटेड। इसके कारण कंज्यूमर को दे हैव टू फेस many unfair trade practices। कई सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इनको फेस करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे किसी प्रोडक्ट का ओवरचार्जिंग ऑफ प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर
चार्जिंग ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का ओवरचार्ज मींस जो आपने पेड किया, या फिर कह सकते हो कि जो आपने पे किया है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है एक्चुअल पे से, मींस जो पेड किया गया है वो मोर देन एक्चुअल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। पहला चीज ओवरचार्जिंग हमें देखने को मिलता है समटाइम वी हैव टू कम अक्रॉस लाइक ओवर या अंडरवेट कह लो, ओवर कह रहा हूं, अंडरवेट जैसे प्रॉब्लम, अंडर वेट मींस आपने जो पे किया है मींस क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी लेस देन वॉट एवर यू पेड फॉर, आपने जो पेड किया है क्वांटिटी जो है उससे कम है, अंडरवेट। समटाइम आप फेस करते हो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल आप देखो, किसी ने एडवर्टाइज किया कि जो उनका मिल्क प्रोडक्ट है वो बेटर देन मदर्स मिल्क, ऐसा हो सकता है, मदर्स मिल्क, ऐसे बोल के एडवर्टाइज कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहे हैं। एक मां के मिल्क से ज्यादा तो कोई बेहतर हो ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग। जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी, आप सोचो, जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी थी वो फॉर लॉन्ग टाइम दे did not accept its health causes, इसका जो हेल्थ इफेक्ट उसको ये बिलीव ही नहीं कर रहे थे लंबे समय तक, बाद में उनको मानना पड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फेस करते रहते हैं, है ना। कभी कभी जो है आपने कभी ये भी सुना होगा, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, आप वो रॉन्ग एडवर्टाइज कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं वो जो प्रॉमिस करते हैं अपने प्रॉमिस को सर्व नहीं करते, नॉट सर्व देयर प्रॉमिसेस कह लो, या कह लो इंश्योरेंस। जैसे प्रॉमिसेस का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिसेस का मतलब ये हो गया कि किसी ने इस तरह से प्रॉमिस किया कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप 1 साल में आईएएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओ, ये सारी चीजें एक तरह से रॉन्ग प्रॉमिसेस है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर जो है गलत करता है, कहने का मतलब अभी चार्ज वार्ज नहीं लगा रहे हम लोग। अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, इंश्योरेंस के भी बड़े फ्रॉड होते हैं। इंश्योरेंस अभी रिसेंटली आप देखे होंगे, वैसे मान लीजिए न्यूज वगैरह आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, बट फिर भी आप देखोगे कि इंश्योरेंस जो क्लेम रहता है उसमें ये लोग धोखाधड़ी करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। सो इंश्योरेंस में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और जो नॉन हेल्थ से रिलेटेड अदर इंश्योरेंस हो गया, तो बहुत सारे इंश्योरेंस में भी ये फ्रॉड करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रोडक्ट की गारंटी एंड वारंटी होता है, प्रोडक्ट गारंटी एंड वारंटी गिवन बाय प्रोडक्ट गारंटी एंड वारंटी। अब ये सारी चीजें, ये जो दिया जाता है गारंटी क्या होता है, बेसिकली काइंड ऑफ प्रॉमिस, एक तरह का प्रॉमिस है जिसके अंतर्गत अगर आपका प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है तो ये रिप्लेस होगा, या प्रोडक्ट जो है या तो रिप्लेस होगा और या फिर आपका मनी रिफंड हो जाएगा, वहीं व्हेन इट कम्स टू दी वारंटी, ये श्योर रिटन प्रॉमिस होता है। रिटन एक तरह से आपको अश्योरेंस होता है जिसके अंदर
रिप्लेस हो जाएगा अगर वर्क नहीं कर रहा है, और अगर कोई ऑप्शन नहीं, कोई एक उसमें आइटम गड़बड़ है तो उसको रिपेयर करके दे देंगे। तो ये मेजर चीज होता है। सो ओवरऑल डिस्कशन में वी कैन सी कि हमारा जो कंज्यूमर होता है वो होता है वल्नरेबल। क्या होता है? कमजोर होता है, वीक होता है। सो वी कैन से वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना। एक चीज और आपने कभी सुना होगा एडल्टरेशन के बारे में, थोड़ा सा कभी कभी यार चीजें भूल जाता हूँ। एडल्टरेशन मतलब मिलावट, दूध में, खाने में, है ना, बहुत सारी मिलावट। खैर, ऐसे कई सारे और भी मल्टीपल प्रॉब्लम जो है हमारे कंज्यूमर्स फेस करते हैं। सो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, और वो प्रोटेक्शन कैसे दिया जा सकता था? सो देयर इज ए नीड फॉर प्रॉपर रूल्स एंड regulations for consumer protection. So indirectly we are talking about consumer rights. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंज्यूमर राइट्स। तो ये राइट्स जो है हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये राइट्स कैसे दिए गए, क्या दिए गए, ये तो समझ में आ गया। कॉज क्यों था, क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, कब दिए गए, ये सारी स्टोरी जो है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में दे दिया गया। तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा चैप्टर 5 इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर राइट्स। तो ये सारी स्टोरी स्टार्ट होता है राइट्स के बारे में स्टोरी स्टार्ट होता है मूवमेंट से। लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, कई लंबे समय तक प्रोटेस्ट चलता है, फिर प्रोटेस्ट को एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मतलब हर कोई जानने लगता है ये चीजें हो रहा है। फिर कहीं ना कहीं वो रूल्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स या लॉज के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो इसको मिटाते हुए आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कंज्यूमर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसमें जो बिग कंपनीज, कह लो बिग कंपनीज, और जो सेलर्स हैं, इनकी यूनिटी एक तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोल करते थे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस। ये प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, इस प्राइस और क्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना चाहिए उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। मींस इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को तो समझ में नहीं आ रहा था। इन सब चीजों के कारण जो है फिर स्टार्ट होता है कंज्यूमर मूवमेंट्स। दिस लीड टू दी कंज्यूमर मूवमेंट्स। नाउ कंज्यूमर मूवमेंट्स जो है, सी वर्ल्ड में तो मान लीजिए जब से हुआ होगा, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में कंज्यूमर रिलेटेड मूवमेंट यानी कि प्रोटेस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट ये कब से स्टार्ट हुआ, पहले उसको समझते हैं हम लोग। ये भी एक तरह का क्या था? एक तरह से सोशल एक्टिविटी ही था, एक तरह से सोशल मूवमेंट ही कह लो। तो ये इंडिया में कब स्टार्ट होता है? स्पेशली वी विल कंसीडर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। तो 1960 एक ऐसा टाइम था, 1960s एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे हमारे कंट्री में फूड शॉर्टेज बहुत हुआ करता था। फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा था। अब ये क्यों था शॉर्टेज इन आवर कंट्री? इसके कई सारे रीजन है। एक तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंटली जो है फेमाइन आया करता था। एक तो सबसे बड़ा वो रीजन था, फेमाइन उस टाइम पे फेस कर रहा था इंडिया वॉर फेस कर रहा था विद चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया वॉर फेस कर रहा था उस टाइम पे। हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर was not well developed। तो ये सारी चीजें क्या लीड किया? फूड शॉर्टेज, है ना। वॉर वगैरह होता है तो जो भी फूड सप्लाई रहता है ज्यादा वॉर के साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फेमाइन मतलब फूड तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे मेजर प्रॉब्लम के कारण फूड शॉर्टेज होने लगा। अब फूड शॉर्टेज के कारण लोगों में तो ये नेचर होता है हर चीज का
फायदा उठाने का। तो फूड शॉर्टेज लीड टू दी ब्लैक मार्केटिंग, पहला चीज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का रीजन क्या था? क्योंकि ज्यादातर जो सेलर थे वो होर्ड करने लगे सामान को, होर्डिंग ना। होर्डिंग क्यों करने लगे? होर्डिंग ये उम्मीद में कि जब प्राइस, क्यों कर रहे थे? जब प्राइस इंक्रीज होगा देन ये सेल करेंगे, ठीक है, इनका ये विचार था। तो होर्डिंग करने के कारण ब्लैक मार्केटिंग होने लगा और बहुत सारी जगह एडल्टरेशन के भी प्रॉब्लम देखने मिले। एडल्टरेशन किसमें? एक तो फूड आइटम्स में, क्रॉप्स वगैरह में, और ऑयल वगैरह में, एडिबल ऑयल्स में। ऐसे मेजर प्रॉब्लम के कारण 1960s was a time when consumer movement started। मीन्स एक तरह से हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे खाने के से लेकर। और अगर ऐसा देखा जाए कंज्यूमर मूवमेंट के कारण मेनी ग्रुप्स, ऐसे कई सारे मेनी ग्रुप्स फॉर्म्ड, छोटे छोटे ग्रुप बन गए थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बन गए। इवन अगर आज आप कंसीडर करो तो मोर देन या ऑलमोस्ट 2000 ऐसे ग्रुप्स हैं अभी भी कंट्री में हमारे ऐसे 2000 ग्रुप्स हैं। हाँ, वो और बात है कि इतने ज्यादा इश्यूज इस तरीके के हैं नहीं, तो समवेयर अराउंड 50 to 60 ग्रुप्स ही जो है एक तरह से एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव है इनमें से, तो बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप्स है नहीं। खैर, क्योंकि ये जो अभी ग्रुप अवेयरनेस एक तरीके से फैला रहे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाद में जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इनका रिलेवेंस रहेगा नहीं, पर फिर भी अभी भी 50-60 ग्रुप्स एक्टिव है। तो पूरे कंट्री में मूवमेंट करते थे, प्रोटेस्ट होता था, ये सारी चीजें चल रहा था। नेक्स्ट 1970s जो था, 1970s वाज अ पीरियड ऑफ आप कह सकते हो जिस टाइम पे अवेयरनेस खूब फैलाया जाता था, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड लोगों को अवेयर कराया जाता था। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स लिखे जाते थे, एग्जीबिशंस होते थे, और समटाइम रैलीज हुआ करता था। तो ऐसे एक्टिविटी होता था जिससे लोग अवेयर हो कि देयर इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी कंज्यूमर। तो ये हर किसी का प्रॉब्लम था। तो ये टाइम गया आपका 1970s कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन, यानी मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द कंज्यूमर राइट्स, कि आपके अधिकार होते हैं, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ये सारी बातें, ये सारी चीज फैलाया जा रहा था। 1980s में आप कह सकते हो 1985 एक ऐसा टाइम था जब ग्लोबल कंज्यूमर मूवमेंट एक तरह से पिक्चर में आया। ग्लोबल कंज्यूमर मूवमेंट, तो ऐसा नहीं था कि कंज्यूमर मूवमेंट जो सिर्फ हमारे ही कंट्री में हो रहा था, थ्रू आउट द वर्ल्ड में हो रहा था इस तरीके के प्रॉब्लम्स, है ना। तो ग्लोबल कंज्यूमर मूवमेंट आया सामने। सो 1985 मतलब 80s में आया, 80s में कह लो, और 1985 में यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन ने एक गाइडलाइन जारी किया। यूनाइटेड नेशन ने गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट होने चाहिए, उसको लेकर गाइडलाइंस। अब यूएन का मतलब हो गया कि बहुत सारे कंट्रीज, ये सारे मिलके इन्होंने गाइडलाइंस जारी किया। और नेक्स्ट ईयर दैट इज 1986 में हमारे कंट्री ने कंज्यूमर रिलेटेड लॉ पास कर दिया, जैसे कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन पीआर कोपरा, यानी कि आप बोलते हो इसको को सीओ पीआर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत कुछ राइट्स दिए गए। इट इंश्योर सम राइट्स। सी, ये एक्ट पास हुआ 1986 में, इनैक्ट हुआ 24 दिसंबर को, इसलिए इस डे को यानी 24 दिसंबर को आप क्या बोलोगे, नेशनल कंज्यूमर डे। एक बार चेक कर लेना ये चीज, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे जो है रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें कई सारे राइट्स दिए गए, जैसे मेजर 6 राइट्स थे। फॉर एग्जांपल सेफ्टी, यानी कि अगर कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो उस प्रोडक्ट से जो है उसका लाइफ और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब सेफ रहेगा। इसके अलावा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कर रहा है उसको प्रॉपर वे से उसको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, मींस राइट टू इंफॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर के पास चॉइस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो बोल दिया वही खरीदे। कंज्यूमर के पास चॉइस होना चाहिए, है ना, कंज्यूमर के पास प्रॉपर चॉइस होना चाहिए। कंज्यूमर जो है अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम्स को प्रॉपर सुना जाना चाहिए, मींस राइट टू बी हर्ड। इसके अलावा अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम है और अगर उसको कोई सॉल्यूशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट वगैरह जाकर, तो वो भी होना चाहिए, राइट टू सीक रिड्रेसल, मींस ऐसा मीडियम भी होना चाहिए जिसके थ्रू वो जो है क्या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। राइट टू सीक रिड्रेसल एंड ये कितने हो गए 5। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट द कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन, तो ऐसे 6 राइट्स दिए हुए हैं। इन राइट्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इन 6 राइट्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें, बट कहने का मतलब ये है कि ये मेजर राइट्स थे, मेजर प्रोविजंस था जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, इसके प्रोविजंस को और भी डिस्कस करेंगे, प्लस थोड़ा सा हम लोग जो 2019 में थोड़ा एक्ट में प्रोविजन में बदलाव आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये जो राइट्स हैं सारे के सारे, इससे रिलेटेड जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको मिटाते हो, थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मिनट। So 1986 consumer protection rights, consumer protection एक्ट के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए। एक्ट के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए, उस अधिकार के थ्रू वो 6 अधिकार है हमारे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, हमारा चॉइस होना चाहिए, राइट टू बी हर्ड, अगर कोई मतलब कि जो मेरा चॉइस है वो सुनने का मतलब बोलने का भी मेरा अधिकार है, और सीक रिड्रेसल, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सॉल्यूशन करने का भी मेथड होना चाहिए, और कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ऐसे बहुत सारी बातें इसमें दिया गया। तो उसमें हम लोग एक चीज मेजर डिस्कस करते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया इसके अंतर्गत डिस्प्यूट हो गया बिटवीन दी कंज्यूमर। बाकी जो राइट्स से बातें रिलेटेड वो कल के क्लास में देखेंगे, अभी बस इस वाले पोर्शन को हम लोग एंड कर रहे हैं। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर यानी कि सेलर के बीच में, प्रोड्यूसर, इनके बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ तो रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या था। तो बेसिकली 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म बना। रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या था, डिस्प्यूट अगर कुछ हो गया तो किस किस लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल था नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये किस लेवल पे डिस्कशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, कितने रुपए का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर स्टेट लेवल एंड थर्ड नेशनल लेवल रिड्रेसल मैकेनिज्म। इट्स अ काइंड ऑफ कोड, आप समझो ये कोड है,
ठीक है, कोर्ट है। फिर 2019 में 2019 में इसको अमेंड किया गया, यानी कि चेंज किया गया। चेंज क्या करना मतलब वही था, लेकिन कुछ बातें और ऐड किया गया। सो 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो मॉडर्न इवोल्यूशन हुआ ना। मॉडर्न इवोल्यूशन इन व्हाट सेंस, आप समझो कि आज प्रेजेंट टाइम में कुछ चीजें, जैसे एग्जांपल के लिए ऑनलाइन पेमेंट हो गया, इन बातों को इंक्लूड किया गया, ऑनलाइन पेमेंट। इसके अलावा ई कॉमर्स, यानी कि आप कोई एक जैसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इनसे रिलेटेड, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारे कभी कभी फेक रिव्यूज जैसे प्रॉब्लम है ना, फेक रिव्यूज, इनके ई कॉमर्स के कभी कभी फ्रॉड भी होते हैं। इन सब प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वो प्रोविजन ऐड किया गया। और आप कह सकते हो कि जो फ्रॉड होते हैं, है ना, ऑनलाइन फ्रॉड, उसको भी इसके अंतर्गत लेके आया गया। ठीक, तो ये सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप समझते जाओ क्या क्या चीजें हुआ। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया। ये किसी भी तरीके का जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह कर रहे, ये सारी चीजें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, वैसे है तो वही बात है, फालतू में मैं दोबारा बता रहा हूं, लीडिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें ऐड किया। इनका काम था एक तरह से जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उनको सुपरवाइज करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CCPA। ये तो था ये। और कुछ नए प्रोविजंस हुए, जैसे अगर मान लीजिए आप चाहो तो कंप्लेन अपना कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल पे। ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है आई थिंक ई दाखिल पोर्टल पे आप कंप्लेन कर सकते हो किसी भी तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड से। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोर्ट वाला मैकेनिज्म है, एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी प्रोविजन है, सेटलमेंट प्रोविजन। तो ये क्यों दिया गया? सी, अगर जब भी कोई कोर्ट केस होता है, इट्स अ काइंड ऑफ कोर्ट केस, ठीक, तो कोर्ट केस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कोर्ट केस में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। एक तो कोई भी केस आप देखोगे वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ये दोनों के लिए प्रॉब्लम है कि जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उसको तो उसके लिए भी हार्मफुल है, और जो कंज्यूमर है वो तो प्रॉब्लम झेल ही रहा है। दूसरा एविडेंस जो है, एविडेंस का लैक होना, एविडेंस को प्रेजेंट करना, ये बड़ा टफ काम हो जाता है। तीसरा, अगर मान लो कुछ कंक्लूजन हो भी जाता तो उसको एनफोर्स करना थोड़ा सा, यानी कि वीक एनफोर्समेंट। अब जैसे किसी के ऊपर क्लेम कर दिया गया 1 करोड़ रुपए का, तो भाई उसको पे करना हार्ड हो जाता है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट का प्रोविजन है कि अगर मान लो सेलर और बायर इस बात पे आ जाए कि चलो ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ, हमारा भी लॉस हुआ, चलो इतने रुपए लेके सेटल कर लो, खत्म कहानी, ये भी है। इसके अलावा जो है, जो पहले इस टाइम पे यानी 1986 में जो एक तरीके से पेनाल्टीज थे, पेनाल्टीज प्राइस, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। पेनाल्टी प्राइस वो भी इंक्रीज हो गया, और इतना ही नहीं, कुछ सर्टेन केसेस में जो है फाइन का तो मान लो प्रोविजन है ही, प्लस इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। सर्टेन केस में कुछ ज्यादा ही अगर मान लो डेंजरस केस है तो इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। इसी में जो है प्रोडक्ट की लाइबिलिटी को भी इंश्योर किया गया,
कि जैसे कोई प्रोडक्ट अगर लेके आया तो अल्टीमेटली किसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए, तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी को भी टेक केयर किया गया। एंड बाकी सब अवेयरनेस का तो है ही, तो गवर्नमेंट प्लस एनजीओ मिलके कंज्यूमर अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे। ये सारी चीजें अवेयरनेस को, ये सारी चीजें प्रोविजन है। तो आपने कभी जागो ग्राहक जागो वाला कैंपेन सुना होगा। तो कंज्यूमर अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज, उनके हेल्प से, गवर्नमेंट हेल्प से ये दोनों क्या करेंगे, अवेयरनेस इंक्रीज करेंगे। बट कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस एक तो यही है, मेन चैलेंज तो ये है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलो ठीक है, आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट दिया हुआ है, बट फिर भी मान लो जिसको नहीं करना उसको तो ये टाइम झेलना पड़ रहा है। एक और मेन चीज, अभी भी रूरल एरियाज, क्योंकि हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 70% कह सकते हो जो रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज अभी भी अवेयरनेस मीन्स दे हैव वेरी लेस अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स, कि इनका कुछ अधिकार भी है कंज्यूमर राइट्स। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो नो डाउट हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट ने लीगली एम्पावर तो किया है, लीगली एम्पावर तो हम हैं ही, नो डाउट लीगली एम्पावर है। साथ में डिजिटली भी हमें क्या किया है गया है, डिजिटली मतलब डिजिटल तरीके से भी आप कंप्लेन कर सकते हो, जैसे ई दाखिल वगैरह प्रोविजन है। इस तरह से भी हमें क्या किया गया है, एम्पावर किया गया है। अब बस यही चीज है कि इसको कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति तक पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। आई होप आपको समझ में आया। अब बच गया है जो राइट टू सेफ्टी, हर्ट, ये सारी चीजें जो 6 राइट्स हैं जो इसके अंतर्गत दिए गए हैं, क्योंकि ये जो 6 राइट्स है वो इसमें भी है, ठीक है। इसमें बस थोड़े से बदलाव किए गए, ये जो नई चीजें उनको ऐड किया गया था 2019 वाले में। तो इन 6 राइट्स से रिलेटेड बातों को हमें डिस्कस करना है, तो उसको मैं एक अलग सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो ये होप सो कि शायद कल हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा, नॉट लेंथी चैप्टर। तो आप चेक करो कोई मिस्टेक हुआ हो, कुछ लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट गलत है, तो बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर पॉसिबल हो तो सॉल्यूशन करो, और नहीं पॉसिबल है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।